जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएम भाई एस यूट्यूब चैनल। आज 2 मार्च 2026 के न्यूज़ अनबॉक्सिंग सेशन में आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज के द हिंदू न्यूज़ अनबॉक्सिंग में 4 इम्पोर्टेंट न्यूज़ेस हम लोगों को कवर करनी है और चारों ही अपने-अपने लेवल पर बहुत इम्पोर्टेंट हैं और एक न्यूज़ तो ऐसे के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा कि क्या वो न्यूज़ है और कैसे उसे हम लोग कवर करेंगे। देखिए, आज के मोटिवेशनल कोट से शुरू करते हैं। इंटेंसिटी वर्सेस कंसिस्टेंसी का ये कोट है। आपको पता है कि इंटेंसिटी क्या है कि आज मैंने 3 चैप्टर पूरे कर लिए, लेकिन कल अगर मैं केवल 2 ही कर पाया, परसों मैं केवल 1 ही कर पाया, उसके बाद मैं केवल आधा चैप्टर ही पढ़ पाया, तो इंटेंसिटी विल बी खत्म हो जाएगी। इंटेंसिटी लंबे समय तक नहीं रहती है, लेकिन कंसिस्टेंसी लंबे समय तक रहेगी कि आज मैंने 1.5 चैप्टर ही पढ़े, कल भी 1.5 पढ़ूंगा, परसों भी 1.5 पढ़ूंगा, देन डे आफ्टर टुमारो भी मैं उसको 1.5 ही पढ़ूंगा और ऐसे करते करते जब मेरा कोर्स कंप्लीट होगा देन आई विल गेट सक्सेस इन माय हैंड। एंड यही सफलता का मंत्र है बच्चों। ऑलवेज बी कंसिस्टेंट, डोंट बी इंटेंसिटी से ज्यादा कंसिस्टेंसी पे आप लोगों को अपना भरोसा होना चाहिए। इट इज द स्टडी डिप ऑफ वाटर दैट शेप्स द रॉक। अगर पत्थर पर बूंद बूंद पानी गिरता रहता है तो एक दिन पत्थर को भी टूटना पड़ता है, लेकिन आप बकेट भर के पानी डाल दीजिए पत्थर के ऊपर, पत्थर को कुछ नहीं होगा। लेकिन बूंद बूंद पानी अगर पत्थर पे गिरता रहेगा तो एक दिन पत्थर भी टूट जाएगा। चलिए, इसी कोट के साथ आज के टेबल ऑफ कंटेंट को डिस्कस करते हैं बच्चों। आज आप द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो पेज नंबर 1 पूरा का पूरा भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? ईरान कॉन्फ्लिक्ट या ईरान वॉर से भरा हुआ है कि कैसे इजराइल और उन्होंने जो है ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म कर डाला जो पिछले 30-40 साल से वहां थे। फिर इन्होंने उसके ऊपर रिटेलिटरी अटैक किया। ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी पुरानी वाली क्लास में कवर कर रखी है बच्चों, है ना। ईरान वॉर के ऊपर या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर मैंने कवर कर रखी है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, राइट। लेकिन उसके अलावा कोई और इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमारे आज के न्यूज़पेपर में नहीं है। लेकिन जो न्यूज़ है वो है एडिटोरियल के बेसिस पर। 4 एडिटोरियल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और चारों एडिटोरियल्स में कुछ ना कुछ बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल एज वेल एज कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है। तो इन चारों एडिटोरियल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। डेट इज 16th फाइनेंस कमीशन, है ना, की जो रिकमेंडेशंस आई है उसके ऊपर एक एडिटोरियल है। देन स्किल इंडिया, क्यों जरूरी है स्किल इंडिया और अगर स्किल इंडिया अभी नहीं किया तो कभी नहीं होगा। यूजीसी रूल्स क्या क्या हैं इसको देखेंगे। एंड एमपी लेड स्कीम, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम जो है इसके बारे में देखेंगे कि एमपी लेड स्कीम क्या होती है, इसको देखेंगे। और क्या बहुत बड़ा एक रिपोर्ट सामने आया है एमपी लेड स्कीम की वजह से, तो उसमें क्या चीजें अलग अलग हैं इन सबको आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए पहले एडिटोरियल से डिस्कस करते हैं। पहला एडिटोरियल है बच्चों 16th फाइनेंस कमीशन मिसेस एंड कंसर्न। भाई क्या क्या चीजें उसमें मिस हुई हैं और क्या क्या कंसर्न्स हैं ये चीजें देखेंगे, ठीक है। देखिए 16th फाइनेंस कमीशन क्या है। 16th Finance Commission has recently finalized its framework for vertical and horizontal tax devolution. While operating with constitutional flexibility, its recommendation have sparked debates over fiscal federalism, है ना। जो recommendations इसकी आई है उसने एक फिस्कल फेडरलिज्म की डिबेट को क्या कर दिया है, वापस स्पार्क किया है लोगों के बीच, इसको चर्चा का माहौल बनाया है, गर्म किया है। फिस्कल फेडरलिज्म मतलब कि भाई सेंटर से जो स्टेट को पैसा जाता है, सेंटर जो स्टेट्स को पैसा देती है, फाइनेंस कमीशन उसे डिसाइड करता है कि हाउ मच मनी, है ना, हाउ मच सेंटर विल गिव स्टेट्स द मनी, है ना। तो सेंटर कितना पैसा स्टेट्स को देगा, ये होता है फिस्कल फेडरलिज्म, राइट। तो ये डिसाइड करता है 16 फाइनेंस कमीशन। आपको अगर पता हो या नहीं पता हो मैं आपको बता दूं। आर्टिकल 280 के तहत प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स प्रेसिडेंट्स अपॉइंट्स
फाइनेंस कमीशन, ठीक है। और फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करते हैं 280 इन एवरी 5 इयर्स, इन एवरी 5 इयर्स, ठीक है। अभी हाल ही में जो फाइनेंस कमीशन आया है, जैसा कि आप लोगों को हेडिंग से ही दिख रहा होगा, 16 फाइनेंस कमीशन आए हैं। 16 फाइनेंस कमीशन आया था, जिसके चेयरपर्सन जो हैं, उनके चेयरपर्सन कौन थे? मिस्टर अरविंद पनगारिया, मिस्टर अरविंद पनगारिया was the chairman of 16 फाइनेंस कमीशन। और इनकी रिकमेंडेशंस क्या थी, कैसे थी, मैं आपको आगे वाली क्लास में सब चीजें समझाऊंगा, आगे वाली स्लाइड्स में आपको समझाऊंगा, ठीक है। नाउ व्हाट आर द की कंसर्न्स इंक्लूड दैट इट्स डिसीजन टू मेंटेन द स्टेट शेयर एट 41% विदाउट कर्बिंग द अर्बन यूनियन इंक्रीजिंग of use of cess and surcharge. Its alteration of horizontal devolution criteria include a GSDP based contribution metric and its controversial discontinuation of revenue deficit grants are the key concerns। क्या क्या की concerns हैं बच्चों? 3-4 की concerns हैं। सबसे पहला ये है यूनियन इंक्रीजिंग यूज ऑफ सेस एंड सरचार्ज। यूनियन गवर्नमेंट जो है वो सेस और सरचार्ज ले रही है, राइट। अब सेस और, अच्छा चलो, आपको अगर ये भी कंफ्यूजन हो जाता है तो एक लेयर और मैं थोड़ा सा ऊपर उठता हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, सेंटर के पास, सेंटर ने अपने 100 रुपए कमाए, फॉर एग्जाम्पल, है ना, सेंटर ने 100 रुपए कमाए, और स्टेट के पास जो है, स्टेट भी क्या कर रहा है, स्टेट भी 100 रुपए कमा रहा है, राइट। अब एग्जाम्पल कह रहे हैं कि पूरे इंडिया में एक सेंटर है, एक स्टेट है। अब जो लोग हैं वो रहते कहाँ हैं, सेंटर में के स्टेट में? ऑफ कोर्स स्टेट में। अब अगर लोग स्टेट में रहते हैं तो स्टेट को पैसा ज्यादा चाहिए होता है। तो फाइनेंस कमीशन को लाने के पीछे का फायदा ये था कि सेंटर अपने पास जो है, सेंटर अपने पास कुछ पैसा रख ले, जैसे 40% सेंटर ने अपने पास रख लिया, और बाकी जो 60% है वो सेंटर किसको दे दे, वो सेंटर किसको दे दे, स्टेट्स को दे दे, ताकि स्टेट्स उसको अपने रेवेन्यू के साथ जोड़कर लोगों के भलाई का काम कर सके। ये इसका मेन उद्देश्य था फाइनेंस कमीशन का, कि सेंटर के पास जो पैसा है उसको क्या दे दिया जाए, वो स्टेट्स को दिया जाए, तो शेयर दिया जाए। तो अभी कितना शेयर देने की बात चल रही है? 41% देने की बात चल रही थी। पहले ये डिमांड स्टेट्स की तरफ से 45% थी कि एटलीस्ट 45% हमें दिया जाए, लेकिन सेंटर ने कहा नहीं, 41% ठीक है। यानी अगर सेंटर के पास 100 रुपए आते हैं तो सेंटर उसमें से 41% स्टेट्स को देगा, सभी स्टेट्स को देगा। फिर उसका एक फॉर्मूला होता है, मैं आगे आपको समझाऊंगा। इसको बोलते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन एंड हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, राइट। तो वर्टिकल डिवोल्यूशन का मतलब होता है कि सेंटर स्टेट्स को कितना पैसा देगा, 41%। और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन मतलब किस स्टेट को कितना पैसा मिलेगा, ये होता है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो की कंसर्न्स क्या है? सबसे पहला, यूनियन इंक्रीजिंग यूज ऑफ सेस एंड सरचार्ज। अब जो यूनियन गवर्नमेंट सेस और सरचार्ज लेती है, ये स्टेट्स के साथ शेयर नहीं किया जाता है, ये केवल यूनियन गवर्नमेंट के पास होता है। अब यूनियन गवर्नमेंट इसे ले तो रही है, लेकिन सारा पैसा खुद ही रख जा रही है, स्टेट को कुछ नहीं दे रही है। ये पहला कंसर्न। सेकंड कंसर्न है इट्स ऑल्टरेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन क्राइटेरिया। जो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन क्राइटेरिया है, उसमें जो है, इस क्राइटेरिया को क्या किया गया है, इस क्राइटेरिया को अभी बहुत बुरी तरह से ट्वीक किया गया है, जिसमें क्या इंक्लूड किया गया है, जीएसडीपी बेस्ड कंट्रीब्यूशन मैट्रिक्स, यानी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, इसको यूज किया गया है, जीएसडीपी को यूज किया गया, और वो भी 1%, 2% नहीं, 10%, मैं आगे लिखाऊंगा, राइट। एंड द कंट्रोवर्शियल डिसकंटिन्यूएशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। तो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट क्या होता है? देखिए, कई स्टेट्स जो होते हैं ना बच्चों, वो क्या चलाती हैं, वो वैसी स्कीम्स चलाती हैं, थोड़ी सी ना कल्याणकारी योजना चलाती है, जैसे फ्री मील दे दिया, फ्री बस राइड दे दी, है ना, गरीब लोगों को मुफ्त में इलाज दे दिया, ऐसी कुछ स्कीम्स चलाती हैं। तो इस बार जो फाइनेंस कमीशन है, उसने साफ साफ कह दिया कि अगर आप रेवेन्यू डेफिसिट में है, यानी आपके स्टेट की कमाई, अगर खर्चा अगर आपका 100 रुपए है ना, और अगर आपकी अर्निंग केवल 60 रुपए है ना, खर्चा 100 रुपए का है, अर्निंग 60 रुपए के है, तो आप डेफिसिट में है 40 रुपए के।
तो सेंटर ये 40 रुपए नहीं भरेगा किसी भी कारण से। आपने अपने फाइनेंस को मैनेज क्यों नहीं किया, सेंटर ने साफ कहा है। लेकिन इससे पहले के फाइनेंस कमीशन ये नहीं करते थे, वो रेवेन्यू डेफिसिट को भी ध्यान में रखते थे और कंट्रीब्यूशन करते थे। लेकिन इस बार सेंटर ने कह दिया कि हम रेवेन्यू डेफिसिट को ग्रांट नहीं करेंगे, इट इज प्योरली डिसकंटिन्यूड। राइट, अब एक एक करके देखते हैं। देखिए, वर्टिकल डायमेंशन की बात करें तो वर्टिकल डायमेंशन में जैसा मैंने आपको समझाया था, हाउ मच, वर्टिकल डायमेंशन का मतलब क्या होता है, हाउ मच सेंटर गिव टू स्टेट, गिव टू स्टेट, हाउ मच शेयर, अगर मैं पूरा अगर बेटर लिखूं तो हाउ मच शेयर सेंटर गिव टू स्टेट्स, है ना। तो ये होता है वर्टिकल डायमेंशन, है ना। आप इसको वर्टिकल मतलब यूं भी देख सकते हैं, तो ऊपर सेंटर है, नीचे स्टेट है, तो सेंटर की तरफ से स्टेट्स को कितना जाएगा, 41%। तो इवोल्यूशन ऑफ डिवोल्यूशन की अगर बात करें तो 14 फाइनेंस कमीशन हिस्टोरिकली इंक्रीज द स्टेट शेयर इन द डिविजिबल पूल ऑफ द सेंट्रल टैक्सेस फ्रॉम 32% टू 42%, है ना। 13वें फाइनेंस कमीशन में कितना था, 32% ही था। यानी सेंटर के पास 100 रुपए हैं तो स्टेट्स को 32 रुपए देंगे। लेकिन 14 फाइनेंस कमीशन ने इसमें 10% बढ़ा के सीधा 42% कर दिया था। बाद में फिर इसे एडजस्ट किया था 41% पे पोस्ट जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन। तो जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, क्योंकि वो यूटी बन गए थे, तो उन यूटीज को पैसा सेंटर की तरफ से ही जाता था, तो इसलिए 42% की जगह 41% कर दिया गया था। सेंटर पुशबैक की बात करें, to counter its shrinking fiscal space, center increasingly relied on non-shareable cess and surcharge, है ना। ये ध्यान रखना कि भाई सेंटर का जो फिस्कल स्पेस श्रिंक हो रहा है, तो सेंटर ने नया रास्ता क्या निकालना है, क्या निकाला है, सेस और सरचार्ज लेना शुरू कर दिया है। चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर हो या जीएसटी कलेक्शन के ऊपर हो, किसी के ऊपर भी हो, सेस और सरचार्ज लेना शुरू कर दिया है, जो एक तरह से क्या है, नॉन शेयरेबल है। क्या है, एक तरह से नॉन शेयरेबल है, किसी भी तरह से उसे शेयर नहीं किया जा सकता। राइट, एंड इट रिड्यूस्ड इट्स फंडिंग शेयर फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड रिजेक्टेड द स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स रिकमेंडेड बाय 15th फाइनेंस कमीशन। तो साफ कह दिया गया है कि भाई जो है, हम इसमें जो है सेस और सरचार्ज का जो पैसा है वो तो देना है ही नहीं, वैसे भी फंडिंग शेयर भी खत्म कर दिया गया है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का, एंड इट रिजेक्टेड द स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स रिकमेंडेड बाय 15 फाइनेंस कमीशन। तो स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स नहीं मिलेंगे। 16 फाइनेंस कमीशन का स्टैंड क्या है, द कमीशन इम्पार्टेड सेमी परमानेंस ऑफ टू द 41% शेयर बट फेल्ड टू इन्वोक आर्टिकल्स 270 एंड 280 to check the proliferation of cesses which would ideally be finite and strictly earmarked, है ना भाई। आर्टिकल 270 और 280 की बात करें तो फाइनेंस कमीशन ने ये तो कह दिया है कि भाई 41% पे आपका ये खड़ा है, ये सेमी परमानेंस नेचर का है। लेकिन सेमी परमानेंस नेचर के बाद भी क्या आपने आर्टिकल 270 और आपने आर्टिकल 270 और 280 को क्या आपने ध्यान में देखा है? और अगर आपने 270 और 280 को अगर आपने नहीं देखा है, तो फिर सबसे बड़ा नुकसान जो स्टेट्स को हो रहा है उसकी भरपाई कैसे होगी और कौन इसको करेगा, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। राइट, 280 तो मैंने आपको बताया था क्या होता है, और वही 270 इज टैक्सेस लेविड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। तो जो टैक्स लिया जाता है तो जीएसटी उसी के अंदर आता है। राइट, तो क्या सेंटर सेस और सरचार्ज के बहाने से ये पैसा रोक सकता है? अब ग्रैंड बार्गेन की बात करें तो इंस्टेड ऑफ स्ट्रिक्ट मैंडेट इट सजेस्टेड अ बार्गेन वेयर स्टेट एक्सेप्ट अ स्मॉलर शेयर ऑफ लार्ज पूल इफ सेंटर मर्जेस सेस विद द रेगुलर टैक्सेस। तो भाई ये चीज है कि भाई जो इंस्टेड ऑफ स्ट्रिक्ट मैंडेट इट सजेस्टेड अ बार्गेन वेयर स्टेट एक्सेप्ट अ स्मॉलर शेयर ऑफ लार्जर पूल, क्या आप जो बड़ा पूल है उसका छोटा शेयर ले लो इफ सेंटर मर्जेस सेस विद रेगुलर टैक्सेस। तो ये तो भाई सीधी सी गणित गलत होती है। देन रिडक्शन इन द रियल ट्रांसफर्स बाय discontinuing revenue deficit grants and sector specific grants, the effective transfer of resources as a proportion of center gross revenue received had declined from its 14 finance commission peak, है ना। तो
जैसा मैंने आपको पहले बताया था बच्चों, क्या रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स को पूरी तरह से बंद करने की बात कर दी गई है और सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स भी अब नहीं मिलेंगे। तो जब ये दोनों ही नहीं मिलेंगे तो नेचुरल सी बात है कि अब स्टेट्स के पास क्या तरीका है जिससे वो अपना रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, राइट। अब हॉरिजॉन्टल डायमेंशन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन का मतलब है कि दैट 41% हाउ दैट 41%। अब 41% आपको पता है, मैंने आपको बताया था पहले वाली कि भाई सेंटर से स्टेट में 41% आएगा, तो हाउ दैट 41% विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन बिटवीन स्टेट्स इन बिटवीन स्टेट्स। तो इसके लिए एक फॉर्मूला तैयार किया जाता है, ठीक है भाई। उसमें हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, लेकिन ये होता है वर्टिकल डिवोल्यूशन। तो वर्टिकल डिवोल्यूशन में क्या है, फॉर्मूला की जरूरत है। अब वर्टिकल डिवोल्यूशन में फॉर्मूला की जरूरत क्यों है भाई, इसको भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि वर्टिकल डिवोल्यूशन में फॉर्मूला की जरूरत इसलिए है कि किस स्टेट को कितना पैसा मिलेगा, ये तो पता होना चाहिए ना भाई। तो वर्टिकल डिवोल्यूशन में इसकी जरूरत पड़ती है, राइट। अब अगर हम लोग बात करें, अगर फॉर्मूला की बात करें, तो आपको दो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए जिससे आपको आपकी तैयारी में बहुत फायदा मिलेगा। जैसे फॉर्मूला में देखें तो सबसे पहला है इनकम डिस्टेंस। आप बच्चों साथ साथ लिखते रहिएगा। मैं थोड़ी सी जगह छोड़ना यहाँ पे भूल गया हूँ, शायद इधर भी जगह नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, आप लोग यहीं पे लिख लीजिए, है ना। तो इनकम डिस्टेंस की अगर बात करें, चलो इसको नीचे ही लिख लेता हूं मैं, है ना। यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूं कि फॉर्मूला क्या क्या है, इसको समझिए, है ना। तो सबसे पहला है इनकम डिस्टेंस। इनकम डिस्टेंस कितना था, अभी कितना है इनकम डिस्टेंस, 42.5%, राइट। 42.5%। जो पहले कितना था प्रीवियसली, मतलब 15वें में, प्रीवियसली मतलब 15वां, है ना, पहले ये था 45%। ये कंपैरिजन में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको आइडिया लगे, राइट। देन पॉपुलेशन की अगर बात करें तो पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस, क्योंकि 2021 का तो सेंसस हुआ नहीं, तो पॉपुलेशन का रेशियो कितना है, 17.5%, है ना। प्रीवियसली ये कितना था, प्रीवियसली ये ज्यादा था, प्रीवियसली जो सॉरी प्रीवियसली कम था, अब इसे बढ़ाकर 17.5% कर दिया गया, ठीक है, मतलब 2.5% इसमें बढ़ाया गया, ठीक है। देन एरिया की अगर बात करें, भाई किस स्टेट का एरिया बड़ा है, तो उसमें 10% है, ठीक है। पहले ये कितना परसेंट था, प्रीवियसली इट वाज 15%, प्रीवियसली इट वाज 15%, ठीक है। फॉरेस्ट कवर की अगर बात करें कि कितना आपके पास फॉरेस्ट कवर आपने कितना बढ़ाया है या कितना है, तो फॉरेस्ट कवर जो है वो है 10%, प्रीवियसली भाई ये सेम चीज है, रिटेन्ड, आप इसको लिख सकते हो रिटेन्ड, ठीक है। तो फॉरेस्ट कवर कितना है, 10% है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो बहुत अच्छा आया है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, ये कितना है, 10%, है ना। इट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 12.5%। यानी कितने स्टेट्स ने जो है अपनी डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, यानी कितने स्टेट्स ने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में अपना हेल्प किया है, तो ये हो जाता है 10%, ठीक है। एंड लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं अप, है ना, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, क्या है ये, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, ये एक नया ऐड किया है, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, इसके कितने परसेंट है, 10% है। तो प्रीवियसली एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो इट इज अ न्यू, कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन फॉर्मूला में ये नया आया है 10%। तो बहुत बड़ी बात है बच्चों, 10% रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। तो इस वजह से हॉरिजॉन्टल डायमेंशन का ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब न्यू कंट्रीब्यूशन क्राइटेरिया की बात करें, अब आप अच्छे से समझेंगे। द कमीशन इंट्रोड्यूस्ड अ मैट्रिक बेस्ड स्टेट्स शेयर इन ऑल इंडिया ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी टू रिवॉर्ड एफिशिएंसी, जैसा मैंने आपको बताया, है ना, 10% है टू रिवॉर्ड एफिशिएंसी। लेकिन
ये बात ठीक है, अच्छा लग रहा है सुनने में कि भाई कौन सा स्टेट जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसके हिसाब से उसे 10% मिल जाएंगे, सुन के अच्छा लग रहा है। लेकिन इट इज अ फ्लॉड एफिशिएंसी मैट्रिक्स, है ना, एक तरह से ये फ्लॉड मैट्रिक्स है, क्योंकि द एडिटोरियल क्रिटिसाइज दिस एज कंफ्यूजिंग प्रोडक्शन एफिशिएंसी विथ फिस्कल एफिशिएंसी, है ना। जीएसडीपी कंसंट्रेशन इज लार्जली ड्रिवन बाय मार्केट फोर्सेस एंड माइग्रेशन ऑफ कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज टू ऑलरेडी डेवलप्ड स्टेट्स। तो जो ऑलरेडी डेवलप्ड स्टेट्स हैं उनको ज्यादा फायदा मिलेगा, लेकिन क्या छोटे राज्यों का कोई शेयर नहीं है? क्या उनके पास किसी भी तरह का कोई पावर नहीं है? तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो जाती है, राइट। कि केरला की अगर बात करें, हमने कल ही की क्लास में, सैटरडे की क्लास में बताया था कि केरला कैसे एक रोल मॉडल बन के उभर रहा है। गोवा एक टूरिज्म सेक्टर है, तो क्या गोवा और महाराष्ट्र को कंपेयर किया जा सकता है? क्या किसी भी तरह से कंपेयर नहीं किया जा सकता, राइट। हम लोग क्या सिक्किम और हम लोग क्या कलकत्ता को, या हम लोग क्या सिक्किम या नागालैंड को कंपेयर कर सकते हैं? क्या पॉसिबल ही नहीं है, राइट। सो इट इज द कॉन्ट्राडिक्टरी जीएसडीपी यूसेज द फॉर्मूला यूसेज जीएसडीपी इन अपोजिंग वेज। इनकम डिस्टेंस फॉर्मूला रिवार्ड्स द स्टेट विथ लोअर पर कैपिटा जीएसडीपी while the contribution criteria rewards those with higher per capita GSDP, राइट। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ये तो एक अपोजिंग वे है ना। तो ये ऑथर कहते हैं, राइट, फिस्कल डिसिप्लिन जो है ये ड्रॉप कर दिया गया। द कमीशन इनएक्सप्लिकेबली ड्रॉप्ड द टैक्स एफर्ट एंड फिस्कल डिसिप्लिन क्राइटेरिया which was more accurate reflection of the state actual fiscal मैनेजमेंट। अगर फिजिकल डिसिप्लिन या टैक्स एफर्ट का मतलब है कि हाउ मच स्टेट इज सीरियस अबाउट कलेक्टिंग टैक्सेस, तो ये एक ज्यादा अच्छा रिफ्लेक्शन था किसके लिए? फिजिकल मैनेजमेंट के लिए। फिजिकल मैनेजमेंट का एक ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल था, ना कि किसी और चीज का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फिजिकल डिसिप्लिन को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, ये वापस सेंटर को सोचना चाहिए, ठीक है। लॉसेस एंड गेन्स की बात करें तो ऑथर अपने आखिरी आर्ग्यूमेंट में कहते हैं कि लूजिंग स्टेट्स की अगर बात करें तो कौन कौन से लूजिंग स्टेट हैं? न्यू फॉर्मूला डिसएडवांटेजेस द पॉपुलस एंड डेवलपिंग स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान alongside small northeastern states like अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। ऑथर कहते हैं कि जो नया फॉर्मूला है ये पॉपुलस और डेवलपिंग स्टेट्स को क्या करेगा? डिसएडवांटेजियस पोजीशन पर खड़ा करेगा, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अलोंगसाइड स्मॉल एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा, राइट, है ना। व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर? इट नीड्स फॉर द इक्वलाइजेशन। द एडिटोरियल argues that these losses could have been offset during normatively determined revenue gap grants under Article 275, which mandates grant in aid for the state specific need. Article 275 already इस बारे में बात करता है कि स्टेट स्पेसिफिक नीड्स के लिए आप ग्रांट्स इन एड प्रोवाइड कीजिए, राइट। नाउ व्हाट इज द मिस्ड अपॉर्चुनिटी? बाय ड्रॉपिंग इक्वलाइजेशन ग्रांट्स द कमीशन फेल्ड टू बैलेंस द परफॉर्मेंस क्लेम्स फॉर ऑफ रिचर स्टेट्स with the developmental and service delivery needs like health and education of the poorer states, right, like the health and education of the poorer states, ठीक है बच्चों। तो ये चीज है, ठीक है। अब प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंस कमीशन एंड द फिस्कल ट्रांसफर्स इन इंडिया, राइट। देख लेते हैं बच्चों। अंडर आर्टिकल 275 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द फाइनेंस कमीशन इज मैंडेटेड टू रिकमेंड ग्रांट्स इन एड ऑफ द रेवेन्यूज of the state in the need of assistant. Yes, this is absolutely true. Cess and surcharges levied by the union government form a mandatory part of the divisible pool of the central taxes under article 270 जी नहीं, this is absolutely false. They are not the mandatory part, है ना। they can be and they cannot be, but mostly they cannot be, right. So second is false. Third statement is 16th Finance Commission discontinued the tax effort and fiscal discipline criteria for the horizontal devolution. Yes, this statement is absolutely true. The first is wrong, second is wrong, first is correct, second is wrong, third is correct. Correct answer is C is the करेक्ट आंसर, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंस के क्वेश्चन पे आते हैं। इवेल्युएट द हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन क्राइटेरिया अडॉप्टेड बाय 16 फाइनेंस कमीशन। हाउ डज द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसडीपी कंट्रीब्यूशन क्राइटेरिया इम्पैक्ट इंटर स्टेट इक्विटी। 16वें वित्त आयोग द्वारा अपनाए गए क्षैतिज हस्तांतरण मानदंड का मूल्यांकन करें। जीएसडीपी योगदान मानदंड की शुरुआत अंतर राज्य इक्विटी को कैसे प्रभावित करती है। जीएस पेपर 2 से रिलेवेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 150 वर्ड्स में आपको लिखना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आप अपना आंसर लिखते हैं बच्चों, तो कृपया करके अपना आंसर iasrm@gmail.com पे जरूर भेजें। किसी भी तरह की चिंता मत करो, जैसा भी लिखा है, सड़ा लिखा है, अच्छा लिखा है, भेज दो, है ना। 2 आवर्स के अंदर अंदर हम आपको विथ प्रोज एंड कॉन्स आपके आंसर का फ्री इवेल्युएशन करके आपको वापस भेजते हैं, ताकि आपकी मेंस की प्रिपरेशन और अच्छे से चल सकें, राइट। चलिए सेकंड एडिटोरियल पे आते हैं। स्किल इंडिया एज हरक्यूलियन चैलेंजेस गलगोथियन ब्लंडर। हमें स्किल इंडिया के ऊपर बहुत अच्छे से काम करने की जरूरत है, और क्यों काम करने की जरूरत है, एडिटोरियल इसके ऊपर बात कर रहा है, ठीक है। देखिए, स्किल इंडिया एज द हरक्यूलियन चैलेंज। इंडिया's demographic dividend is critical but closing window of opportunity that ends by 2040 that ends by 2040 despite ambiguous targets set by National Education Policy NEP 2020. India's vocational education ecosystem suffers from severe under enrollment, that is 1.3% compared to 50% in European Union and China, and chronic under funding, right. Recent audits highlight financial improprieties and inefficiencies in the flagship movement schemes, है ना, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, prompting the need to pivot from supply driven government finance model towards demand driven employer owned system using innovative financial tools like skill loans, vouchers and industries levies। तो ऑथर अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क में कहते हैं कि हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब 15 से 60 वर्ष का जो लोग हैं, है ना, 50 to 60 ईयर्स ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, की बात करें, तो भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये अभी बहुत अच्छा है, बट ये 2040 तक ही रहेगा, क्योंकि अभी हमारे भारत के 55-60% वर्किंग पॉपुलेशन है, और डिपेंडेंट पॉपुलेशन केवल 40-45% ही है, राइट। लेकिन 2040 के बाद ये उल्टा हो जाएगा। तो हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बहुत तेजी से इम्प्लीमेंट करना है, और वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम जो है उसको भी हमें क्या करना है, बहुत बड़ा बनाना है, क्योंकि भारत में ये केवल 1.3% है एज कंपेयर टू यूरोपियन यूनियन, जहां पे 50% वोकेशनल एजुकेशन मतलब स्किल बेस्ड ट्रेनिंग। अगर आपको वोकेशनल एजुकेशन नहीं पता है, तो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग को बोला जाता है वोकेशनल एजुकेशन, राइट। और चाइना और यूरोपियन यूनियन में जहां ये 50% है, इंडिया में वो केवल 1.3% है। तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, अगर हमें जो है हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठाना है तो, राइट। चलिए, ऑथर सबसे पहला आर्ग्यूमेंट कहते हैं द हरक्यूलियन चैलेंज, है ना, हरक्यूलिस जितना बड़ा ये चैलेंज है। क्यों? क्योंकि द विंडो इज क्लोजिंग, इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड विल एक्सपायर बाय 2040, डिमांडिंग द अर्जेंट एंड मासिव सिस्टमिक इंटरवेंशन, जैसा मैंने आपको बताया था। ग्लोबल डिस्पैरिटी की बात करें, तो इन चाइना एंड सेवरल ईयू नेशंस 50% of secondary level students are in vocational streams, fueled by 11% allocations of education budget. In India, the enrollment is mere 1.3%, reflecting decades of neglect, है ना। भारत के अंदर केवल 1.3% है वोकेशनल एजुकेशन के लिए, यानी स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन के लिए, जो ईयू और चाइना में 50% पे खड़ा है, राइट। पॉलिसी वर्सेस एजुकेशन एग्जीक्यूशन की बात करें, तो while NEP 2020 mandates exposing 50% of learners to vocational education by 2025, execution is crippled by fragmented schemes and abysmal fund utilization, that is only 5% of financial year 2026 internship scheme fund were spent, केवल 5% फंड किया गया इंटर्नशिप फंड के लिए। तो एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन कैसे मिलेगी बच्चों को, ठीक है। CAG रिपोर्ट्स एंड इश्यूज रेज्ड की बात करें,
तो ऑडिट फाइंडिंग्स क्या हुई है? द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी रिपोर्ट आई है किसके ऊपर? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के ऊपर आई है 2015 से 2022 तक। एक्सपोज्ड सीवियर ऑपरेशनल फेलियर्स मिररिंग सिमिलर ओवरसाइट इश्यूज रेजिंग डिकेड्स अर्लियर इन 2015। जहां पे 2015 में थे, 2025 में वहीं आके खड़े हो गए, क्योंकि कई सारे ऑडिट में गड़बड़ियां पाई गई, जैसे फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल लीकेजेस। 2025 रिपोर्ट रिवील्ड दैट 94.5% of the bank accounts were invalid. 94.5% of the bank accounts were invalid. The short-term training placement rate is stagnant at approximately 41%. Short-term training placement is 41%, यानी ज्यादा आपको जॉब एम्प्लॉयमेंट मिल ही नहीं पाया। क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी की बात करें तो डेकेड लॉन्ग फोकस ऑन द शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग वॉल्यूम हैज फेल्ड टू एस्टैब्लिश अ वाइब्रेंट पब्लिक प्राइवेट मार्केट फॉर स्किल्स। है ना भाई, हम 10 साल से केवल ये कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग करवाओ, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स करवाओ, लेकिन पब्लिक प्राइवेट मार्केट को ये जोड़ ही नहीं पाई स्किल्स के थ्रू, राइट। फिर स्किल लोन ऑल्टरनेटिव की बात की गई, तो इंस्टेड ऑफ ऑपरेशनल फंडिंग रीरूटिंग पीएमकेवीवाई यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है, एनुअल 10,000 करोड़ बजट into skill loans could foster competition among institution, improve quality and drive a demand led market. The National Skill Development Council needs to pivot back to facilitating such financial ecosystem rather than merely implementing government schemes. भाई हमें केवल जो है गवर्नमेंट स्कीम्स को इम्प्लीमेंट नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें फाइनेंशियल इकोसिस्टम को भी जो है सुधारना है। केवल हमें ये नहीं है कि 10,000 करोड़ रुपए आए थे हमने खर्च कर दिए और देखो हमने कौशल विकास योजना में इतने लगाए, लेकिन इसका आउटकम क्या निकला, कितने लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग मिली सही से, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। ऑथर अपने नेक्स्ट रिमार्क में कहते हैं कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इज द सॉल्यूशन ऑफर्ड फॉर द you can say for skilling the youth, right। तो that is skill vouchers का यूज किया जाए, कैसे? ट्रेनी सेंट्रिक फाइनेंसिंग यूज किया जाए। स्किल वाउचर्स अटैच पब्लिक फंडिंग to the students rather than institution, ensuring flexibility and learners choice, है ना। मार्केट कंपटीशन की अगर बात की जाए तो मार्केट कंपटीशन और क्वालिटी की भी बात करें तो बाय प्लेसिंग परचेजिंग पावर डायरेक्टली इन द हैंड्स ऑफ लर्नर, डायरेक्टली इन द हैंड्स ऑफ लर्नर सेंटर्स, vouchers incentivize training centers to deliver high quality outcome based education। तो आउटकम बेस्ड एजुकेशन जो है ये मिलता है अगर आप क्या देते हैं, स्किल वाउचर्स देते हैं, राइट। टारगेटेड अप स्किलिंग की बात करें तो वाउचर्स आर हाईली इफेक्टिव फॉर ड्राइविंग द एनईपी गोल ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, particularly for transitioning into artificial intelligence, digital and green economy. They can specifically target women workforce participation and foreign language proficiency for global mobility। आज अब हम लोग इतने देशों के साथ अगर एफटीए साइन कर रहे हैं तो इन एफटीए का क्या यूज होगा अगर हम लोग को फॉरेन लैंग्वेज नहीं आएगी, तो फॉरेन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्किल वाउचर्स को बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो स्टूडेंट्स के साथ, है ना, वो अटैच पब्लिक फंडिंग टू द स्टूडेंट रेदर देन इंस्टीट्यूशन। आप स्टूडेंट को ये पब्लिक फंडिंग दीजिए, न कि आप इंस्टीट्यूशन को दीजिए, ताकि स्टूडेंट के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होगी और चॉइस होगी कि मुझे कहाँ जाना है, राइट। इसके ग्लोबल सक्सेस क्या है? क्या जी हाँ, हमारे पास ग्लोबल सक्सेस है, जैसे सिंगापुर एंड क्रोएशिया हैव सक्सेसफुली डिप्लॉयड वाउचर सिस्टम टू डाइवर्ट स्कूल लीवर्स टुवर्ड्स वोकेशनल कोर्सेज इंस्टेड ऑफ रिडंडेंट टर्शरी डिग्रीज, और वहां पे स्किल डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। नाउ एक और सॉल्यूशन जो ऑथर प्रोवाइड करते हैं वो है द सॉल्यूशन ऑफ स्किल लेवीज। नाउ क्या है स्किल लेवीज? देखिए, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग की बात यहाँ पे की गई है, इम्पोजिंग स्किल लेवीज ऑन द ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज, है ना। अ मॉडल adopted by over 90 countries including Germany, South Korea and South Africa ensures stable funding immune
टू पॉलिटिकल साइकिल्स, है ना भाई, हमें स्किल लेवीज हमें लेना चाहिए, स्किल टैक्स लेना चाहिए ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री से, ताकि जो है स्टेबल फंडिंग मिलती रहे और वो इम्यून रहे पॉलिटिकल साइकिल से, है ना। देन इट इज द रीएम्बर्सेबल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूशन, इसे आरआईसी की तरह जाना जाए। दिस प्रपोज्ड मैकेनिज्म लिंक्स फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशंस to the firm's payroll and size, returning the funds to the employer once the training is conducted। तो सीधे सीधे जो है ये पैसा वापस क्या दे दिया जाए, उन कंपनीज को दे दिया जाए वंस द ट्रेनिंग इज कंप्लीटेड। तो जो ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज हैं वो ट्रेनिंग, अगर वोकेशनल ट्रेनिंग कराएगी तो बहुत ही बेहतरीन वोकेशनल ट्रेनिंग कराती है बच्चों, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, राइट। एम्प्लॉयर ओनरशिप की बात करें तो आरआईसी रिफॉर्म शिफ्ट द इकोसिस्टम फ्रॉम बीइंग सप्लाई ड्रिवन एंड गवर्नमेंट फाइनेंस टू बीइंग डायरेक्टली एम्प्लॉयर ओन्ड एंड डिमांड अलाइंड। भाई कंपनी को पता है कि मुझे कैसे व्यक्ति की जरूरत है, मुझे कैसे कोडर की जरूरत है, तो सीधे सीधे एम्प्लॉयर ओन्ड एंड डिमांड अलाइंड के तरह से ये हो जाता है कि भाई मार्केट में डिमांड है कोबोल की, या मार्केट में डिमांड है जावा की, या मार्केट में डिमांड है डॉट नेट की, तो सीधे सीधे हम उसी पे काम करेंगे ना। तो सीधे एम्प्लॉयर ओनरशिप की बात आ जाती है अगर आप रीइंबर्सेबल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो। डेटा ड्रिवन पॉलिसी की बात करें तो एड्रेसिंग रियल टाइम स्किल डिमांड्स रिक्वायर्स मैंडेटिंग ऑनलाइन जॉब बोर्ड्स to share aggregate data, utilizing data mining and AI modeling to feed the National Career Service Portal (NCS) will create the functional labor market information system, replacing outdated periodic skill gap studies। है ना, तो सीधे सीधे जो है नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पे हम लोगों को अपना डेटा डालना चाहिए, ताकि जो रियल टाइम स्किल डिमांड है वो लोगों के सामने पहचाने और लोग उसी स्किल के थ्रू अपना क्या करें, अपनी वोकेशनल ट्रेनिंग लेवें। चलिए मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा बड़ा है, आराम से पढ़िए इसे, चाहे तो वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। द विंडो ऑफ इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड इज रैपिडली क्लोजिंग, येट आवर स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम remains plagued by financial inefficiencies and supply driven approach। In the light of recent CAG findings on PMKVY, critically examine the structural flaws in India's vocational training center and discuss how trainee centric financing model can revolutionize it। भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश की खिड़की तेजी से बंद हो रही है, फिर भी हमारा कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्र वित्तीय अक्षमताओं और आपूर्ति संचालित दृष्टिकोण से ग्रस्त है। पीएमकेवीवाई पर हाल के सीएजी निष्कर्षों के प्रकाश में भारत के व्यावसायिक प्रशिक्षण क्षेत्र में संरचनात्मक खामियों की गंभीर रूप से जांच करें और चर्चा करें कि प्रशिक्षु केंद्रित वित्त पोषण मॉडल इसमें कैसे क्रांति ला सकते हैं। जीएस पेपर 2 से संदर्भित बहुत अच्छा सवाल है, 150 वर्ड्स में आपको लिखना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आप अपना आंसर लिखते हैं तो कृपया करके अपना आंसर iasrambh@gmail.com पे भेजिए, निसंकोच होके, कैसा भी लिखा हो, सड़ा लिखा हो, अच्छा लिखा हो, भेज दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम 2 घंटे के अंदर अंदर आपके आंसर का फ्री इवैल्यूएशन करते हैं और वापस आपको आपका आंसर विथ प्रोज एंड कॉन्स भेजते हैं, ताकि आपके मेंस की प्रिपरेशन और अच्छे से चल सके। चलिए नेक्स्ट एडिटोरियल पे आते हैं, हाउ यूजीसी रूल्स प्रायोरिटाइज क्विक जस्टिस, है ना। देखिए यूजीसी रूल्स आए थे अभी कुछ ही दिनों पहले, आपको पता होगा बहुत बवाल भी हुआ था, उसी के ऊपर है, ऑलरेडी आपने न्यूज में या पढ़ा हुआ होगा, लेकिन फिर भी हम लोग इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज पॉज्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी 2026 रेगुलेशन ऑन द प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन द हायर एजुकेशन, साइटिंग देयर कंप्लीट वेगनेस। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो है इसके इम्प्लीमेंटेशन पर पॉज लगाया है, क्योंकि काय के बहुत ही ज्यादा वेग है, राइट। सो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट आता है कि while the regulation aim to combat the undeniable reality of caste, religion and gender based discrimination in the higher educational institution, their overarching emphasis on swift grievance redressal without clear procedural safeguards has sparked protest। Critics argue that this rush could lead to the misuse of rules, penalize institutions unjustly, and ultimately compromise the delivery of fair justice। तो कुछ लोगों ने इसका क्रिटिसिज्म इस तरह से किया है, ठीक है। चलिए ऑथर अपना पहला आर्ग्यूमेंट क्या कहते हैं इसको देखते हैं। ऑथर अपने पहले आर्ग्यूमेंट कहते हैं कॉशन अगेंस्ट स्पीडी जस्टिस, है ना। ऑथर कहते हैं कि
ऑथर कहते हैं कि भाई जो आप लोगों का यूजीसी का जो रूल है, देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ इंटरवेंशन। कास्ट, gender and religion based discrimination in higher educational institution are systemic. Traditional grievance redress mechanism have historically been slow, discretionary and largely symbolic, forcing marginalized students to suffer in silence. That's why there is a need for there is a need for दिस इंटरवेंशन। ठीक है, अब ऑथर ये कहते हैं कि सो देर इज अ स्पीड वर्सेस जस्टिस डिलेमा, है ना। ऑथर कहते हैं कि while the speed is necessary, but institutionalizing urgency without explicit safeguards substitutes the deliberation with mere decisiveness, है ना। तो स्पीड इज जरूरी है, लेकिन अर्जेंसी अगर आप करते हैं जस्टिस को देने में, तो जो है क्या करता है, डिसाइसिवनेस जो है वो पूरी तरह से डेलिब्रेशन विद इट सब्स्टिट्यूट्स डेलिब्रेशन विद मियर डिसाइसिवनेस, राइट। नाउ कोअर्सिव एनफोर्समेंट की अगर बात करें तो 2026 रेगुलेशन मैंडेट रिजिड टाइमलाइंस फॉर एक्नॉलेजिंग कंप्लेंट्स एंड कंक्लूडिंग इंक्वायरीज। दे अज्यूम दैट टाइम टेकन फॉर ड्यू diligence is synonymous with the institutional inertia, threatening HEIs with severe penalties like derecognition and the loss of degree awarding powers for the non-compliance। तो ये बात ठीक है कि भाई इसमें स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस दी गई है, लेकिन कई बार होता है कि जो कंप्लेंट्स के नेचर को समझने में, उसको परखने में जो है हमें कई सारा टाइम लग जाता है। तो ये जो ड्यू डिलिजेंस जो है, ये इंस्टीट्यूशनल इनर्शिया जो है ये टच कर जाती है, और इसी वजह से जो है कई बार जो देरी है ये खत्म हो जाती है। अब आप कई बार देरी हो जाती है इंक्वायरी कंडक्ट करने में, लेकिन अब आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, अब आप प्रोवाइड कर रहे हैं रिजिड टाइमलाइंस। अब इफ यू आर प्रोवाइडिंग रिजिड टाइमलाइंस, तो और फिर अगर रिजिड टाइमलाइंस के अंदर, यानी आपको एक महीने के अंदर अंदर इसकी इंक्वायरी कंप्लीट करनी है, एक हफ्ते के अंदर कंप्लीट करनी है, और अगर आप नहीं करते हैं तो एचईआई इसको क्या थ्रेटन किया गया है, अगर आप नहीं करते हैं तो आपको सीवियर पेनल्टी मिलेगी, जैसे डी रिकॉग्नाइजेशन, सीधे सीधे यूनिवर्सिटी को या कॉलेज को ही डी रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा, या डिग्री अवॉर्डिंग पावर ही आपसे छीन ली जाएगी। तो कोई भी कॉलेज पागल है क्या जो ऐसे ऐसे काम करेगा या उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा। भाई यूजीसी को तो केवल लॉ बनाना है, लेकिन इम्प्लीमेंट तो कॉलेज प्रशासन को करना होता है ना बच्चों, राइट। कई ऑथर कहते हैं कि भाई ये जो न्यू यूजीसी रेगुलेशन आया है ये एक वेग प्रोसेस है। कैसे? इट लैक्स द प्रोसीजरल क्लैरिटी, है ना। द रेगुलेशंस डेलीगेट इन्वेस्टिगेशन टू इंटरनल इक्विटी कमिटी बट क्रिटिकली फेल टू स्पेसिफाई ऑफेंसेस और स्टैंडर्डाइज पेनल्टीज, लीविंग पनिशमेंट टू एग्जिस्टिंग ऑफन सब्जेक्टिव एंड डिसिप्लिनरी रूल्स। तो भाई ये बताया ही नहीं गया है कि ऑफेंसेस क्या हैं, उसके स्टैंडर्ड पेनल्टीज क्या होंगे। भाई अगर सपोज आपने किसी की रैगिंग ली, फॉर एग्जांपल आपने किसी की रैगिंग ली बेस्ड ऑन द कास्ट, है ना, कि भाई कोई लोअर कास्ट है, कोई हायर कास्ट है, अगर आपने जो है वो ली अगर आप लोगों ने, के है ना, आप लोगों ने अगर किसी की रैगिंग ली, तो अब रैगिंग ली तो रैगिंग का जो है ये इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग कि इसका आपको पेनल्टी कितनी भरनी पड़ेगी। वैसे तो रैगिंग अलाउड है भी नहीं, मैं एक एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, बट लेकिन डिसिप्लिनरी रूल्स के तहत कितनी रैगिंग का पेनल्टी देना पड़ेगा ये तो बता ही नहीं गया है। देन fear driven adjudication, faced with the threat of funding withdrawal or the loss of recognition, universities are incentivized to prioritize visible rapid action over केयरफुल एविडेंस बेस्ड एडजुडिकेशन। तो यूनिवर्सिटीज क्या करेगी कि सीधे सीधे विड्रॉवल, अगर फंडिंग ना रुक जाए, फंडिंग का विड्रॉवल ना हो जाए या रिकॉग्नाइजेशन खत्म नहीं हो जाए, तो यूनिवर्सिटी क्या करेगी, फटाफट फटाफट क्या करेगी, जस्टिस देने का काम करेगी। इसका नुकसान क्या होगा कि क्या पता एविडेंस सही में है कि नहीं है, राइट। और किसी किसी बेगुनाह को सजा मिल गई तो। इंटरनेशनल प्रेसिडेंट की बात करें तो यूएस universities faced severe judicial backlash in 2010 where swift campus misconduct rules were enforced with vague evidentiary standards leading to reputational harm and compromised rights of response। यूएस में ऑलरेडी ये हो चुका है, तो हम ऐसी गलती दोबारा न दोहराएं, राइट। ऑथर अपने
कंक्लूडिंग रिमार्क में कहते हैं कि हमें वी हैव टू रिवार्डिंग प्रिविलेज का नॉर्म होना चाहिए। देखिए अनइक्वल इंस्टीट्यूशनल फ्लुएंसी है ना। ऑथर कहते हैं कि द एबिलिटी टू डॉक्यूमेंट हार्म एंड नेविगेट कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी इज unevenly distributed. Students from rural, linguistic minority, or deeply marginalized background often struggle to articulate everyday discrimination into एडमिनिस्ट्रेटिवली लेजिबल कंप्लेंट्स। जो है ना, आप सोचिएगा जो रूरल बैकग्राउंड से हैं, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से हैं, जो माइनर मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड से हैं, वो कभी भी अपने ऊपर हो रहे डिस्क्रिमिनेशन को केवल अपनी तकदीर मान लेते हैं। वो कभी कंप्लेन करने की सोचता भी नहीं है। तो देयर विल बी एन अनइक्वल इंस्टीट्यूशनल फ्लुएंसी। देन एलाइड कैप्चर विद द प्रोटेक्टेड ग्रुप्स, है ना। स्टूडेंट्स विद ग्रेटर कल्चर एंड इंस्टीट्यूशनल एक्सपोजर sometimes from the dominant subcaste within protected categories are better positioned to mobilize this vaguely defined system to their advantage। तो ये हो सकता है कि वो लोग इस सिस्टम का एडवांटेज खुद ही लेवें, लेकिन जिसको जरूरत है वो ना ले, है ना। एकेडमिक चिलिंग इफेक्ट की अगर बात करें तो व्हेन एकेडमिक जजमेंट फेसेस एम्बिगुअस रेगुलेटरी स्क्रूटनी, faculty resort to risk aversion, diluting feedback and sanitizing evaluation to avoid controversies। ये कई बार आया है कि एकेडमिक चिलिंग इफेक्ट आया है कि भाई अगर कभी ऐसी कोई ऐसा केसेस सामने आता भी है तो फैकल्टी अपने ही लेवल पर, है ना, जो रिस्क है, जो वहां पे हो, जो लग रहा है कि यार यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उसको पहले ही खत्म कर देती है। कैसे करके? फीडबैक को डाइल्यूट करके, बच्चों को डरा के, धमका के, उसके ऊपर कोई कंप्लेन दर्ज नहीं की जा सकती है ताकि कोई कंट्रोवर्सी हो ही नहीं। राइट। देन कंप्लायंस थिएटर की बात करें तो ओवर टाइम इंस्टीट्यूशन अडेप्ट बाय मल्टीप्लाइंग कमिटीज एंड थिकनिंग द डॉक्यूमेंटेशन टू परफॉर्मेटिवली डेमोन्स्ट्रेट रिफॉर्म without actually the dismantling the underlying social hierarchies। तो सोशल हायरार्कीज को ध्यान रखे बिना जो है कई सारे जो है डॉक्यूमेंटेशंस और मल्टीपल कमिटीज को बना दिया जाता है, लेकिन क्या आपने प्रॉब्लम सॉल्व करी? नहीं। ये कहा गया है कि भाई जो है ये जो यूजीसी रूल्स आया है जो बहुत वेग है, इट विल रिवार्ड द प्रिविलेज institution and the community rather than help the subvert communities। right। चलिए प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करें। Consider the following statement regarding the University Grants Commission and Higher Education Regulation in India. UGC is a statutory body established to coordinate, determine and maintain standards of university education in India। Yes, this statement is absolutely true। It's a statutory body established by UGC Act 1956, है ना। तो the first statement is absolutely correct। Second, under this mandate UGC possesses the authority to de-recognize universities and withdraw their degree awarding power for the non-compliance with the equity regulation। Yes, this statement is also absolutely true। Third is 2026 UGC regulations on equity explicitly define standardized penalties corresponding to varying degree of caste and gender based discrimination। जी नहीं, this statement is absolutely false। explicitly define नहीं किया गया है, यही तो प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज रॉन्ग। करेक्ट आंसर इज ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। While the necessity of addressing discrimination in higher educational institution is undeniable, institutionalizing urgency without explicit procedural safeguards can be counterproductive। Analyze this statement in the context of a recent UGC regulations on equity and their impact on university governance। हालांकि उच्च शिक्षण संस्थान में भेदभाव को संबोधित करने की आवश्यकता निर्विवाद है, स्पष्ट प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के बिना तत्कालिकता को संस्थागत बनाना प्रतिकूलता हो सकता है। इक्विटी पर हाल के यूजीसी नियमों और विश्वविद्यालय प्रशासन पर उनके प्रभाव के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण करें। जीएस पेपर 2 से संदर्भित बहुत अच्छा सवाल है। 150 वर्ड्स में आपको लिखना है, 10 मार्क्स का सवाल है। अगर आपने अपना आंसर लिखा है तो फटाफट अपना आंसर iasrm@gmail.com पे भेज दीजिए, जहां पर आपके आंसर्स का फ्री इवैल्यूएशन विद इन 2 आवर्स करके विद प्रोज एंड कॉन्स हम आपको वापस आपका आंसर
भेजते हैं ताकि आपकी मेंस की प्रिपरेशन और अच्छे से चल सकें। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी एडिटोरियल पे, दैट इज यूपी रिसीव्स 84% ऑफ ऑल आउट ऑफ स्टेट एमपी लेड फंड्स। देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम्स जो हैं, द रीसेंट डेटा shows that MP led dashboard reveals a significant regional skew in the utilization of out of state funds between 2023-2026. 21 MPs utilized the scheme's exceptions to recommend the work outside their elected or associated areas. कितनी बड़ी बात है, मैं एक एक करके आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा। ठीक है, स्ट्राइकिंगली 84% ऑफ आउट ऑफ यूजुअल एरिया स्पेंडिंग, 84% ऑफ आउट ऑफ यूजुअल एरिया स्पेंडिंग टोटलिंग 18 करोड़ was डायरेक्टेड टू उत्तर प्रदेश ओनली। सीधे सीधे उत्तर प्रदेश पहुंचा गया आउट ऑफ यूजुअल एरिया स्पेंडिंग, रेजिंग द क्रिटिकल क्वेश्चंस रिगार्डिंग रीजनल इक्विटी, एथिकल फंड एलोकेशन एंड द डाइल्यूशन ऑफ स्कीम्स लोकलाइज्ड डेवलपमेंट मैंडेट, है ना। तो लोकलाइज्ड डेवलपमेंट मैंडेट जो है उसको ये डाइल्यूट करते हुए देखते हैं, है ना। ओवरव्यू ऑफ एमपीलेट रूल्स की बात करें तो एमपीलेट स्कीम जो है ये 1993 में कंसेप्चुलाइज्ड की गई थी, जिसमें कहा गया था कि जो भी एमपी हैं उनको कुछ फंड दिया जाएगा ताकि वो अपने लोकल एरिया का डेवलपमेंट कर सकें। अब क्या था रूल, लोकल एरिया एमपी जो है कैन रिकमेंड वर्क विद इन द डिस्ट्रिक्ट देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी एनकम्पासेस। ठीक है, और कितना मिलता था, 5 करोड़ पर ईयर। 5 करोड़ पर ईयर मिलता है आपको, ध्यान रखना बच्चों, 5 करोड़ पर ईयर मिलता है। राज्यसभा एमपी क्या है, कैन रिकमेंड वर्क ओनली विद इन द स्टेट फ्रॉम विच दे आर इलेक्टेड। नॉमिनेटेड एमपी जो है possesses the flexibility to recommend work anywhere in the country। आप कंट्री में कहीं पर भी वर्क क्या कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। अब इसके स्टैंडर्ड एक्सेप्शंस हैं और एक कैलेमिटी एक्सेप्शंस हैं। स्टैंडर्ड एक्सेप्शन क्या है, एमपी कैन रिकमेंड अप टू 50 लाख in a financial year outside their usual region, है ना। this limit raised from 25 लाख आफ्टर अप्रैल 2023। तो आप 5 करोड़ में से 50 लाख का काम आप अपने एरिया से बाहर जाके कर सकते हैं। जैसे अगर आप एमपी हैं कानपुर के, राइट, तो आप दिल्ली के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, काम रिकमेंड कर सकते हैं, कितने का, 50 लाख रुपए तक का, राइट। और कैलेमिटी एक्सेप्शंस की बात करें तो एमपी कैन कंट्रीब्यूट अप टू 1 करोड़ पर एनम। ध्यान रखना, 1 करोड़ पर एनम, 50 लाख से बढ़कर 1 करोड़ हो जाता है कब, फॉर रिहेबिलिटेशन इन एरियाज अफेक्टेड बाय द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड सीवियर नेचुरल कैलेमिटी। जैसे उत्तराखंड में या अरुणाचल प्रदेश में कभी बाढ़ वगैरह आई, तो अगर गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड नेचुरल कैलेमिटी आई है तो कोई भी एमपी कहीं का भी हो, कहीं का भी एमपी हो, कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा का कहीं भी एमपी हो, वो अपने रीजन के बाहर 1 करोड़ तक का काम दे सकता है नेचुरल कैलेमिटी में, और रेगुलर में 50 लाख रुपए तक का काम दे सकता है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या ही है, एग्जॉस्टिव लिस्ट, दिस एनालिसिस कवर्ड रफली 21,000 कंप्लीटेड वर्क अमंग 530 एमपीज। 530 एमपी के 21,000 कामों को देखा गया है, जिसमें यह पाया गया है कि 21 एमपी अकाउंट्स ऑल आर मिसमैच्ड आउट ऑफ यूजुअल एरिया स्पेंडिंग। केवल केवल क्या है, आउट ऑफ यूजुअल एरिया, जैसे मतलब आउट ऑफ यूजुअल एरिया मतलब जो मैंने आपको बताया है कि आप अपने क्षेत्र से बाहर जो 50 लाख रुपए भेज सकते हैं वो, तो 21 एमपीज का अकाउंट मिसमैच आया है। ओनली 2 ऑफ दीज 21 एमपी बिलोंग टू द लोकसभा, इंडिकेटिंग दैट प्रैक्टिस इज ओवरवेलमिंगली यूटिलाइज्ड बाय द अपर हाउस मेंबर, यानी राज्यसभा के मेंबर्स इसको बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ओवरवेलमिंग यूज्ड बाय द अपर हाउस मेंबर्स। लोकसभा एमपी माला राज्य लक्ष्मी शाह उत्तराखंड स्पेंड्स 57% ऑफ द टोटल कंप्लीटेड वर्क फंडिंग ऑन द फुटपाथ इन आगरा एंड उत्तर प्रदेश। अब है उत्तराखंड की, लेकिन फुटपाथ बना रही है आगरा और उत्तर प्रदेश में। राज्यसभा एमपी की बात करें, फ्रॉम वेरियस स्टेट्स हैवीली रूटेड फंड्स टू यूपी, फॉर एग्जांपल सदानंद मालू शेठ तानावड़े गोवा के हैं, स्पेंड 27% ऑफ इट्स फंड्स इन शाहजहांपुर यूपी, वाइल चुन्नीलाल गरासिया राजस्थान के स्पेंड 80% ऑफ हिज यूटिलाइज फंड्स ऑन एलईडी लाइटिंग इन यूपी। यानी कि राजस्थान में तो हर जगह एलईडी लाइटिंग है ही,
तो यूपी में ही देना पड़ेगा भाई साहब फंड, राइट। सरफराज अहमद की बात करें जो झारखंड के हैं, रिप्रेजेंट्स द रेयर इंस्टेंस ऑफ द रीजनल पार्टी एमपी स्पेंडिंग सब्सटेंशियल फंड यानी 92.3 लाख टू यूपी citing his entitlement under राज्यसभा रूल्स एंड पर्सनल कनेक्शन। स्मॉल फ्रैक्शन 6% ऑफ द आउट ऑफ एरिया फंड्स वेंट टू बिहार प्राइमरली ड्रिवन बाय महाराष्ट्र राज्यसभा एमपी है ना धनंजय भीमराव महादिक द्वारा बिहार में भेजा गया, वो भी 6%, राइट। इस्टेब्लिश नॉर्म की अगर बात करें तो डिस्पाइट द ब्लैंकेट परमिशन टू स्पेंड एनीवेयर इन इंडिया, ये बात है कि आप कहीं पर भी स्पेंड कर सकते हैं। नॉमिनेटेड राज्यसभा एमपी ट्रेडिशनली कंसंट्रेट देयर स्पेंडिंग इन द स्टेट वेयर दे बिल्ट देयर करियर्स एंड अर्नड देयर नॉमिनेशन। तो जो नॉमिनेटेड राज्यसभा एमपी है ये कहीं भी दे सकते हैं, लेकिन ये वहां दे रहे हैं जहां पे इनका करियर बना है और जहां से इनका नॉमिनेशन इन्होंने अर्न किया है। ट्रैक एंड फील्ड एथलीट पीटी उषा has spent all their MPLAT fund on the infrastructure like road, playground and school buses exclusively across Kerala, क्योंकि केरला से आई है तो केवल केरला में ही उन्होंने रोड, प्लेग्राउंड, स्कूल बसेस बनाई हैं। सिमिलरली नॉमिनेटेड एमपी वीरेंद्र हेगड़े has dedicated all his fund to the projects within कर्नाटका। तो जो नॉमिनेटेड एमपी हैं वीरेंद्र हेगड़े, उन्होंने केवल कर्नाटका में ही सारा फंड लगाया है और कहीं नहीं लगाया है। लायन शेयर की बात करें तो नॉमिनेटेड एमपी गुलाम अली खतना represents a glaring deviation from the established norm despite being deeply associated with Jammu and Kashmir and raising parliamentary questions specifically about J&K tribal welfare. He spent 12 crore यानी 95% of his expenses installing LED lights in उत्तर प्रदेश। अब हैं जम्मू कश्मीर के, वहीं रहते हैं, वहीं खाते हैं, पीते हैं, वहीं के लोगों की बात करते हैं, लेकिन जब सवाल पूछने की बारी आई तो सीधे सीधे सवाल जहां पे स्पेंड करने की बात आई तो उत्तर प्रदेश में स्पेंड कर दिया। सो उत्तर प्रदेश ऑलरेडी डोमिनेट्स एमपी लेड यूटिलाइजेशन ऑर्गेनिकली, क्योंकि 26% ऑफ ऑल द completed work in utilizing more than twice the fund in the second rank state after Tamil Nadu, right। तो क्योंकि ऑलरेडी जो है ज्यादा एमपीलेट यूटिलाइजेशन उनका इसलिए भी ऑर्गेनिकली हो रहा है क्योंकि वहां की सबसे ज्यादा सीटें हैं, 80 सीट्स वहां की हैं, लोकसभा की 80 सीट्स और किसी राज्य की नहीं है। तो आप सोचिए एक एमपी को ऑलरेडी 5 करोड़ मिल रहे हैं, ये मैं केवल और केवल लोकसभा की बात कर रहा हूं, तो 5 करोड़ मिल रहे हैं, तो 80 इंटू 5 आप जरा देखिए 400 करोड़ साल का वैसे ही मिल रहा है ना। एमपी किसी का भी हो, समाजवादी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, आम आदमी पार्टी को, किसी का भी हो, राइट। This 84% out of state fund diversion exacerbates the regional disparities as funds are effectively transferred from states with lower per capita income or struggling regions like J&K, which received only 0.6% of utilization funds to the state that already commands the largest parliamentary representation and fund share। तो ये क्यों भेज रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। चलिए मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन पे देखते हैं आज के आखिरी। डिस्कस द ऑपरेशनल फ्रेमवर्क ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एमपी। हाउ डज द डाइवर्जेंस बिटवीन द एस्टैब्लिश्ड नॉर्म एंड द एक्चुअल प्रैक्टिस बाय सर्टेन नॉमिनेटेड एमपी हाईलाइट पोटेंशियल लूपहोल्स इन द स्कीम। विभिन्न श्रेणियों के सांसदों के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की परिचालन रूपरेखा पर चर्चा करें। कुछ नामांकित सदस्यों द्वारा स्थानीय स्थापित मानदंड और वास्तविक अभ्यास के बीच का अंतर योजना में संभावित खामियों को कैसे उजागर करता है। जीएस पेपर 2 से रिलेवेंट क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में लिखना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आपने अपना आंसर लिखा है तो कृपया करके आप अपना आंसर iasarham@gmail.com पे भेज दीजिए, जहां पर आपके आंसर को विद इन 2 आवर्स हम लोग इवेल्युएट करके विद प्रोज एंड कॉन्स हम आपको वापस आपका आंसर भेजते हैं, ताकि आपके मेंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो सके, राइट। बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों का दिन शुभ हो, खूब मन लगाकर पढ़िएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस टू ऑल द फ्रेंड्स हु आर एज सीरियस एज यू गाइस, राइट। मैं मिलूंगा आपसे कल सुबह वापस इसी समय। कमेंट करना मत भूलिएगा अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है, मैं जरूर से जरूर आपके डाउट्स लेना पसंद करूंगा, है ना। आप सब लोग मन लगा के पढ़िएगा। कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग एंड स्टे क्यूरियस। मेक दिस डे ग्रेट। बाय बाय।